बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि 630 से पहले के एपिसोड्स कहाँ गए। तो अब से मैं सिर्फ नए नहीं, पुराने चैप्टर्स को भी साथ साथ एक्सप्लेन करूंगा ताकि किसी की भी कहानी अधूरी ना रहे। शेवुयुए की आंखें सिकुड़ गईं और उसके गुस्से की आग और भी तेज जलने लगी। फैटियांग, अभी और इसी वक्त बता दे, वरना तू चाहे मेरा दोस्त हो या दुश्मन, अगर यूं ही हवा में बातें करता रहा तो तुझे मैं बख्शूंगा नहीं। फींड यांग ने दोनों हाथ उठाए। अरे भाई शांत हो जा, बता रहा हूँ, हाँ हाँ हाँ। वो सीए वुयुए के पास जाकर धीरे से उसके कान में फुसफुसाया। असल में हम क्या? सीए वुयुए की आंखें फटी की फटी रह गईं। एक बार फिर से बोल। फींड यांग हंसी रोक नहीं पाया। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता था तू ऐसा ही चेहरा बनाएगा। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि हमारे ठंडे खून वाले डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लीडर सीए ऐसे भी हड़बड़ा सकते हैं। हंसते हंसते उसने सबको ऊंची आवाज में ऐलान किया, सुनो सब, डबल ड्रैगन गैदरिंग में हम मिडिल 3 सेक्ट्स में सबसे ऊपर आए और साथ लाए 10,000 सेक्रेट स्टोन्स। सच में? पुराने एल्डर लोग जैसे पत्थर बन गए। उनकी आंखें बड़ी और चेहरा अविश्वास से भरा हुआ था। हम तो लोअर 3 सेक्ट थे, अब मिडिल 3 में टॉप? ये तो पागलपन है। इनर सेक्ट के लीडर वेनरेबल शी भी हैरान था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये टीम कोई उपलब्धि लेकर लौटेगी, लेकिन खुशी की जगह उसके चेहरे पर उदासी थी। डबल ड्रैगन गैदरिंग की टीम लेबर ऑफिस के डिसाइपल्स से बनी थी। इनर सेक्ट से इसका कोई लेना देना नहीं था। इसका मतलब था कि अब लेबर ऑफिस को सारी रिसोर्सेज मिलेंगी और इनर सेक्ट का महत्व खत्म हो जाएगा। वेनरेबल शी, एक एल्डर ने चिंतित होकर कहा। वेनरेबल शी की आंखों में चालाकी चमकी। कोई बात नहीं, हर आपदा में कोई अवसर होता है, लेकिन मैं मानता हूँ जुओफान वाकई अद्भुत है। काश वो सेक्ट लीडर का आदमी ना होता तो मैं उसे दिल से सराहता। उसने जुओफान की ओर देखा। वो शांत खड़ा था और हल्की सी मुस्कान आई उसके होंठों पर। बाकी एल्डर लोग तो जैसे हक्के बक्के रह गए। हमारा लीडर हमारे ही दुश्मन की तारीफ क्यों कर रहा है? वहीं दूसरी तरफ सीए वुयुए कुछ देर तक तो जैसे सदमे में था, फिर धीरे धीरे मुस्कराया और फैटी यांग की बाह को कस के पकड़ लिया। फैटी यांग, तू सच बोल रहा है? ये कोई मजाक तो नहीं? फैटी यांग हंसा। क्या कोई इतनी बड़ी बात पर मजाक करेगा? वो डिसाइपल्स की तरफ गया और ऐसा अभिनय करने लगा जैसे ये सब उसकी मेहनत और ट्रेनिंग का नतीजा हो। फींड यिन और फींड गुई ने सिर हिला दिया, जबकि कुईलांग का दल सीना फुलाकर खड़ा था, अपनी ऑरा और गर्व के साथ। बाकी एल्डर लोग बस दंग रह गए। इतने कम समय में ये डिसाइपल्स तो पूरी तरह बदल गए हैं। सिर्फ 3 डिसाइपल 6th लेयर रेडिएंट स्टेज पर थे, बाकी सभी इथीरियल स्टेज में पहुंच चुके थे। ये तो चमत्कार है। वेनरेबल ची और वेनरेबल बाय तो फूले नहीं समा रहे थे। उन 9 में से 4 डिसाइपल्स उनके अपने थे। बाइलियन और ची चांगलोंग उनके पोते पोती थे, जबकि युएलिंग और कुईलांग उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स। इससे उनका रुतबा और फैक्शन मजबूत हो गया था। लेबर ऑफिस के एल्डर सब खुश होकर इन डिसाइपल्स की ओर देख रहे थे। सिर्फ इनर सेक्ट के एल्डर खामोश और शर्म से गले पड़े थे। इतनी बड़ी उपलब्धि और उसमें उनका कोई योगदान नहीं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया कि एक जोड़ी आंखें गुईहू से हट नहीं रही थीं। वो थी ग्रैंड एल्डर की। सही निर्णय लिया था तुझे लेबर ऑफिस भेजने का। तू अब पहले से कहीं ज़्यादा परिपक्व और मजबूत हो चुका है। वो गर्व से मुस्कुराया। रुको ज़रा, सब शांत हो जाओ। जैसे ही सब हल्ला करने लगे, फींड यांग ने आवाज़ लगाई और सभी शांत हुए। वो गंभीर होकर बोला, डीजे के ये जीत, डिसाइपल्स की इतनी तेज़ प्रगति, सब कुछ एक ही व्यक्ति की वजह से संभव हुआ है। लेबर ऑफिस का स्टीवर्ड जुओफान। गर्जना। सारे एल्डर फिर शोर मचाने लगे और जुओफान की ओर श्रद्धा से देखने लगे। यहाँ तक कि नाराज जचे वुयुए भी अब प्रसन्न था। द ये सबसे अच्छा निर्णय था जुओफान को लाना। हजारों वर्षों में पहली बार डीमन स्कीमिंग सेक्ट को इतनी बड़ी जीत मिली थी। सेक्ट लीडर होते हुए ये मेरिटोरियस अचीवमेंट चिए वुयुए को गौरवान्वित कर रही थी। हालांकि फींड यांग का स्वर अचानक बदल गया। तुम सबको ये भी पता होना चाहिए कि इतनी तेज तरक्की यूं ही नहीं मिली। इन बच्चों ने जान की बाजी लगाई थी। जो सफल नहीं हुए, उनका क्या हुआ ये तुम खुद समझ सकते हो। उफ,
बाकी सब अब जाकर फींड यांग की बात का मतलब समझे। जुओफान ने इन डिसाइपल्स को इतनी तेजी से ग्रो कराने के लिए जो तरीका अपनाया था, वो जिंदगी और मौत की कगार पर ट्रेनिंग थी। जो खतरे से पार निकला वो बन गया वर्ल्डली एक्सपर्ट, जो असफल हुआ वो बन गया सिर्फ एक और हड्डियों का ढेर रास्ते के किनारे। लेकिन वो जो हड्डियां थीं, क्या वो भी तो किसी एल्डर के शिष्य नहीं थे? अब उस सारे गुस्से का निशाना एक ही था, जुओफान। फींड यांग ने ये बात यूं ही नहीं कही थी। वो बताना चाहता था कि जुओफान ने जो किया, उसी से सेक्ट को ये चमकदार न्यू रैंक मिला। वो साथ ही एल्डर लोगों को ये भी बता रहा था, तुम्हारे डिसाइपल्स ने सेक्ट के लिए जान दी है। लेकिन ये समझ जाने के बावजूद भी कुछ एल्डर ऐसे थे जिन्हें अपने शिष्यों की मौत का दुख अब भी भीतर ही भीतर चुभ रहा था। चे वो युए का चेहरा गंभीर हो गया। वो आगे बढ़ा और बोला, इस यात्रा से पहले मैंने जुओफान को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया था। उसकी बात मेरी बात थी। अगर किसी को बदला लेना है तो मुझसे लो। मैं पहले ही कह चुका हूँ, डबल ड्रैगन गैदरिंग कोई खेलने का मैदान नहीं है। ये सेक्ट के भविष्य की जंग है। जो वहाँ मरे वो उसी लायक थे। लेकिन चूंकि सफलता इतनी ज़बरदस्त रही, मैं उन मरे हुओं को भी सम्मान दूंगा उनकी कोशिशों के लिए। सेक्ट लीडर महान है। फींड यांग ने तुरंत ताली बजाई और चिल्लाया। अब उन एल्डर्स के दुहक को भी एक त्याग की तरह देखा जाने लगा, सेक्ट के लिए कुर्बानी के रूप में। हालांकि यहाँ खड़े हर कोई जानता था कि अगर वो डिसाइपल्स जिंदा भी होते तो भी शायद गैदरिंग में कुछ कर न पाते। शिवयुए की ये बातें सिर्फ न्याय की तस्वीर दिखाने के लिए थीं। और रहा सवाल सम्मान देने का, तो मरे हुओं को क्या देना? वो तो उनके मास्टर्स को ही मिलेगा ना। मतलब बस थोड़ा बहुत दिलासा, ताकि एल्डर लोग बगावत ना करें। एल्डर्स चुप थे। सेक्ट के लिए जान देना तो सामान्य बात है ना? आखिर में उन्होंने सिर झुकाया और कहा, सेक्ट लीडर महान है। जुओफान पर जो गुस्सा और शिकायतें थीं, वो अब धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। ये फींड यांग का एक सटीक दाम था। जुओफान के लिए उसकी तरफ से एक छोटा सा कर्ज चुकता करना। उसे पता था डेमोनिक कल्टीवेटर्स का गुस्सा कभी आसान नहीं होता। जुओफान जब भी सेक्ट से बाहर निकलेगा, उसके पास कोई रक्षा न होगी एल्डर लोगों के बदले से बचने के लिए। इसलिए जब तक वो यहीं था, उनकी नफरत को ठंडा करना ज़रूरी था। जुओफान ने उसकी मंशा को समझा, मगर उसकी आंखों में कोई भय नहीं था। उसने बस हल्की मुस्कान दी। फींड यांग को एक खामोश धन्यवाद। कम परेशानी ही तो जिंदगी की सबसे बड़ी सुखद बात है। तभी सिएवुयुए ने आगे कदम बढ़ाया और उत्साह में चीखा, अब जब हम एक मिडल 3 सेक्ट बन गए हैं, और वो भी सबसे टॉप वाला, तो हम 3 दिन का भव्य उत्सव करेंगे। एक जश्न पूरे सेक्ट के लिए। चारों तरफ से जोरदार उत्साह की लहर उठी। सभी डिसाइपल्स, एल्डर्स और पुराने बुजुर्ग एक साथ खुशी से चिल्ला उठे, डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब इतिहास में पहली बार एथेरियल रेल्म और ऊपर तक के डिसाइपल्स से भरा एक शक्तिशाली मध्यस्तरीय संप्रदाय बन चुका था। जोफान का नाम अब सिर्फ डीमन स्कीमिंग सेक्ट तक सीमित नहीं रहा। अब वो इतिहास की किताबों में लिखा जाएगा, उस एक के रूप में जिसने तमाम बाधाओं के बीच भी रास्ता बनाया। मैंने पहले ही कहा था, जब हम अल्टीमेट क्लैरिटी सेक्ट से भिड़े थे, जो कि 9 बड़े सेक्ट्स में से एक है, तब बहुत खतरे थे। फींड यांग की आवाज़ में जोश था। वेस्टर्न लैंड्स का सबसे बेस्ट टैलेंट वूचिंग क्यू तो था ही, लेकिन उस फ्रीक येलिन का क्या कहें। उसकी पावर वाकई में डरावनी थी। उस वक़्त जुओफान भी टेंस हो गया था। और सबसे बड़ा खतरा किस पे था? मुझ पे, क्योंकि उस मॉन्स्टर से कैसे निपटना है ये मैंने ही सबको बताया था। डीमन स्कीमिंग सेक्ट के मुख्य भवन में 3 दिन से चल रहे जश्न का माहौल था। एल्डर्स, वेनरेबल्स, डिसाइपल्स सब इकट्ठा थे। शराब बह रही थी, चेहरों पर लालिमा थी, आंखों में हल्की धुंध। जिन डिसाइपल्स ने डबल ड्रैगन गैदरिंग में हिस्सा लिया था, वही मेन हॉल के अंदर एल्डर्स के साथ बैठे थे। बाकी सब डिसाइपल्स बाहर दावत उड़ा रहे थे। फींड यांग तो जैसे अपने ब्रैगिंग के पीक पर था। वो बार बार पूरे गैदरिंग की कहानी दोहरा रहा था, अपनी चटपटी जुबान में।
हर बार अपनी बहादुरी में थोड़ा और रंग भरते हुए। रुको ज़रा, एक एल्डर ने कहा। फील्ड यांग, ये तुम 5वीं बार बता रहे हो और हर बार तुम कहते हो सबसे ज़्यादा क्रेडिट स्टीवर्ड जुओ को मिला। लेकिन सुनने में तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारी प्लानिंग और लीडरशिप की वजह से हम टॉप मिडिल 3 सेक्ट बने। क्या वाकई में स्टीवर्ट जुओ ने ये लिन को हराया, वो भी तुम्हारी योजना के अनुसार? फील्ड यांग ने हकलाते हुए कहा। ओ हाँ, जुओ फान का क्रेडिट सबसे बड़ा है, पर वो एक फाइटर के तौर पर है। स्ट्रेटेजी तो मैंने ही बनाई थी। हाँ हाँ हाँ। डिसाइपल्स मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। ये फील्ड यांग तो ब्रैग करने में पीएचडी ले चुका है। कुछ एल्डर शक से जुओ फैन की ओर देखने लगे। स्टीवर्ट जुओ, ये मोटू जो कह रहा है, क्या वो सच है? अह! जुओ फैन ने देखा कि फील्ड यांग इशारों में प्लीड कर रहा है। प्लीज बचा ले भाई। जुओ फैन ने उसकी नौटंकी पर ध्यान नहीं दिया और बोला, बिल्कुल सच है। फील्ड यांग की ब्रिलियंट लीडरशिप में ही हम ये मुकाम पा सके। उसके बिना हम आधी दूरी भी तय नहीं कर पाते। सबने फैटी की तरफ देखा। अरे, ये बंदा वाकई इतना तेज है? फील्ड यांग ने गर्दन और सीना उठाया जैसे कह रहा हो, देखो असली हीरो कौन है। डिसाइपल्स चुप थे। लड़कियां हंसी रोकने की कोशिश कर रही थीं। शेमलेस का भी कोई लिमिट होता है। जुओ फान की नजरें गंभीर हो गईं। एल्डर यूएन लौटे क्या? उसने कुइलांग से पूछा। 3 दिन हो गए थे और जुओ फान को एल्डर यूएन से एक खास बात करनी थी, दिल की बात। चू चिंगचंग ने मिस्टिकल हेवन सेक्ट में उसका इंतजार छोड़ा नहीं था और उसका जवाब सिर्फ एल्डर यूएन दे सकते थे। लेकिन एल्डर का कहीं अता पता नहीं था। स्टीवर्ट जो, कुइलांग ने सिर झुकाकर कहा, एल्डर यूएन अब भी वापस नहीं आए हैं। ठीक है। जुओ फान ने लंबी सांस ली। जब तक एल्डर यूएन नहीं लौटते, मैं शिए वुयुए से बात करता हूँ। लोग समझ गए। जुओ फान अब सेक्ट से आज़ादी मांगने जा रहा है। कुछ ने उदासी से देखा, जबकि कुछ लड़कियां खुशी से खिल उठीं। योंगनिंग अब बाजी मारना चाहती थी। देखते हैं अब मिस लुओ मेरा मुकाबला कर पाती हैं या नहीं। हे। नॉक। जुओ फान ने सेक्ट लीडर के घर का दरवाज़ा खटखटाया। अंदर सिए वुयुए बैठा था, अपने सामने रखे ग्रीन स्टोरेज रिंग को घूरते हुए, कभी मुस्कुराता कभी खो जाता। जुओ फान को देख वो चौंका। जुओ फान, सिए वुयुए ने आंखें तरेर कर पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेलिब्रेशन में नहीं हो? जुओ फान कुर्सी पर ऐसे बैठ गया जैसे खुद घर का मालिक हो। एक कंजूस से मिलने आया हूँ। उसने रिंग की ओर इशारा किया। सिर्फ 10,000 सेक्रेट स्टोन्स देख के तुम इतने गुम हो गए? जिए वुयुए खींच गया। सिर्फ 10,000? जैसे तुमने उससे ज़्यादा पा लिया हो। तुम्हें तो मिले बस 2,000। ओह, तो तुम्हें पता है? जो फान ने आंखें नचाईं। फील्ड यांग की बकबक रोकने के लिए मैंने फील्ड इन को भेजा था रिपोर्ट देने। सिए वुयुए गंभीर हुआ। एग्जॉल्टेड को तक तुमने इम्प्रेस किया और तुम्हारे लिए स्पेशल रैंक तक बनाई गई। 2,000 सेक्रेड स्टोन्स भी मिल गए। अब तुम ऑफिशियली सेक्ट लीडर न भी बनो, सेक्ट तुम्हें ही अपना नेता मानेगा। वो गहराई से जुओ फान को घूरने लगा। जुओ फान का चेहरा फिर भी शांत था। हमारा सौदा था। डबल ड्रैगन गैदरिंग के बाद मैं आज़ाद हूँ। घर जा रहे हो? जिए वुयुए की आंखें डोल गईं, पर होंठों पर एक चालाक मुस्कान थी। लुओ क्लैन के पास? क्या तुम वाकई में कहना चाहते हो कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट एक मॉर्टल क्लैन से कम है? वो हंस पड़ा। तुम इतने बड़े मेरिट के साथ लौटे हो। तुम्हारे सेक्रेट स्टोन्स से एक सदी में हम असली मिडिल 3 सेक्ट बन सकते हैं। एक छोटा सा मॉर्टल क्लैन और भी कम मायने रखेगा उस वक़्त। यहाँ तुम राजा बनोगे। और अब तुम कह रहे हो कि लुओ क्लैन में एक बटलर बने रहना इससे बेहतर है? सिए वुयुए की आंखों में डिसबिलीफ था, लेकिन उसकी आवाज़ अब भी संयमित थी। जो फान ने उसे देर तक देखा, गहराई से, बिना पलक झपकाए। मैं कहाँ जाऊँगा? ये मेरा फैसला है। कोई और इसमें दखल नहीं दे सकता। अपना वादा मत तोड़ना, सेक्ट लीडर सिए वुयुए खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखें जैसे बर्फ की सुइयां हों। हर निगाह
जुओफान के सीने को चीरती चली गई। फिर उसने कंधे उचकाए। असल में तुम्हें रोकने का मतलब था तुम्हारे फ्यूचर के लिए सोचना। अब जब तुम्हारा नाम डबल ड्रैगन मैनर की लिस्ट में आ चुका है, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। तुम पश्चिमी क्षेत्र के शिखर पर पहुंच सकते थे, पर जब तुमने ठान लिया है जाने का, तो मैं ज़बरदस्ती क्यों करूं? उसने थका सा हाथ हिलाया और एक लंबी सांस ली। लोग हमेशा ऊपर उठने के लिए भागते हैं, लेकिन तुम्हारे जैसा संतोषी आदमी मैंने पहली बार देखा है। जुओफान, याद रखना, तुम इस फैसले पर पछताओगे। जुओफान ने आंखें घुमाईं। वो तुम्हारा सिरदर्द नहीं है। और फिर पीछे मुड़े बिना हॉल से बाहर चला गया। सिए वुयुए अपने स्थान पर चुप बैठा रहा और फिर उसके होंठों से हल्की सी हंसी निकली। हाँ हाँ हाँ, आखिरकार चला गया। ये सेक्ट हम दोनों के लिए बहुत छोटा था। उसके चेहरे पर हंसी थी, लेकिन आंखों में छिपा खून प्यासा पागलपन झलक उठा। जुओफान, अगर तुमने मेरी पोजीशन में ज़रा भी दिलचस्पी दिखाई होती तो शायद मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। दूसरी ओर जुओफान फीस्ट हॉल में पहुंचा और लड़कियों की ओर देखा। तैयार हो जाओ, दावत के तुरंत बाद हम निकल रहे हैं। इतनी जल्दी? कुईलांग और बाकियों की आंखें फैल गईं। जुओफान ने धीरे से सिर हिलाया। चिए वुयुए मुस्कुरा जरूर रहा था, लेकिन मैं उसकी चालें पढ़ चुका हूं। वो हर शब्द ध्यान से सुन रहा था, जो सच में यही कह रहा था। इस कुर्सी की तरफ मत देखो, वरना इसका अंजाम तुम नहीं संभाल पाओगे। जुओफान को नहीं पता था शिए वुयुए की एग्जैक्ट कल्टीवेशन क्या है, लेकिन ये डीमन स्कीमिंग सेक्ट थी। यहाँ सेक्ट लीडर ही कानून था। एक बार अगर लड़ाई शुरू होती तो जुओफान को हारना तय था, इसलिए वो अपने शब्द का मान रखते हुए जा रहा था। एल्डर युएन, अगर मिल जाते तो शायद कुछ जवाब मिल पाते। जुओफान ने गंभीरता से कहा। कुईलांग, मैं अब डीमन स्कीमिंग सेक्ट का हिस्सा नहीं रहा, लेकिन एक चीज़ में तुम्हारी मदद चाहिए। कुईलांग ने हाथ जोड़ते हुए कहा। बस आदेश दीजिए स्टीवर्ड जुओ। जुओफान ने कहा, जब एल्डर युएन लौटें उन्हें रोके रखना और मुझे एक जेड स्लिप भेज देना। मैं तुरंत लौट आऊँगा। निश्चिंत रहिए स्टीवर्ड जुओ। जुओफान उठ खड़ा हुआ और लड़कियों के साथ बाहर निकलने लगा। तभी धड़ 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 एक लेबरर दौड़ता हुआ मेन हॉल में घुस आया। रुको, यह एल्डर्स की दावत है, डिसाइपल्स अंदर नहीं आ सकते, एक अटेंडेंट ने उसे रोकते हुए कहा। लेकिन वो लड़का चिल्लाया, स्टीवर्ड जुओ को संदेश देना है, एल्डर युएन लौट आए हैं। जुओफान ठिठक गया। चेहरा पहले फीका पड़ा, फिर अचानक चमक उठा, बिल्कुल सही समय पर। क्या जुओफान को एल्डर युएन से मिलेगा वो जवाब जिसे वो इतने समय से ढूंढ रहा है? क्या ये मुलाकात तय करेगी उसका अगला कदम, या फिर कोई नई रहस्य की परत खुलने वाली है? एल्डर युएन, लेबर ऑफिस के पुराने टूटे फूटे हिस्से में जुओफान की पुकार गूंजी। वो तेजी से एक जर्जर दरवाजे की ओर बढ़ा जो चरमराते हुए खुला, और एक जाना पहचाना चेहरा बाहर आया। एल्डर युएन ने लंबी सांस ली और अपना सीना सहलाते हुए बोले, अरे स्टीवर्ड जुओ, तुम हो? इतनी बेचैनी में हो कि इस बूढ़े का कलेजा ही बैठ गया। मुझे लगा शायद वांग एरमा की दवा देना भूल गया। वो भी क्या करे, काम ही ऐसा खराब किया था, सज़ा मिलनी तय थी। एल्डर युएन, जुओफान ने आंखें घुमाते हुए उसे टोका। एल्डर युएन ने सिर खुजाया। हाँ हाँ हाँ, समझ गया। स्टीवर्ड जुओ तो बड़े आदमी हैं, उनके पास फुर्सत कहाँ। ओह, सुना है तुमने डबल ड्रैगन गैदरिंग में कमाल कर दिया। तुम्हें तो दावत में होना चाहिए, यहाँ क्यों भागे चले आ रहे हो? एल्डर युएन, मैं जा रहा हूँ। जुओफान ने फिर से बीच में काटा। एल्डर युएन चौंक गया। जा रहे हो? कहाँ? घर। जुओफान ने गहरी सांस ली। मैं सिए वुयुए से बात कर चुका हूँ। मैंने अपना काम कर दिया है। डीमन स्कीमिंग सेक्ट अब मिडिल 3 सेक्ट बन चुकी है और उसने मुझे जाने की इजाज़त भी दे दी। ऐसा है? एल्डर युएन ने आंखें बंद कर लीं और उसकी सांस में मायूसी भर आई। वो फिर भी, एल्डर युएन, मैं विदा लेने आया हूँ। इस सेक्ट में अगर किसी को मैं सच में सम्मान देता हूँ तो वो आप हैं। आप ही हैं जो मुझे समझते हैं। जुओफान ने एल्डर युएन के बूढ़े चेहरे की ओर देखा और फिर गहरी आवाज़ में बोला,
एक सवाल पूछना था जो शायद सिर्फ आप ही सुलझा सकते हैं। एल्डर युआन की आंखें खुलीं और वो मुस्कराया जैसे पुरानी थकान एक पल में मिट गई हो। पूछो। स्टीवर्ट जुओ के किसी भी काम में मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। एल्डर युआन बहुत विनम्र हैं। जुओ फान ने झुककर सलाम किया, लेकिन चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। क्या डीमोनिक कल्टीवेटर सच्चा प्यार महसूस कर सकते हैं? एल्डर युआन एक पल को चुप रह गया। तुम्हारा मतलब दोस्ती, परिवार, या फिर आखिरी वाला? जुओ फान ने थोड़ा झेंपते हुए कहा। एल्डर युआन ने सिर हिलाया। एक मर्द और औरत के बीच का प्रेम नहीं, वो मुमकिन नहीं, बहुत खतरनाक होता है। इसीलिए तो डीमन स्कीमिंग सेक्ट में इसे सख्त मना किया गया है। समझ गया। जुओ फान की आंखों में मायूसी उतर आई, पर फिर एक हल्की चमक लौटी। लेकिन किसी ने कहा था, इमोशन को कुचलने से पहले उसे महसूस करना जरूरी है। अगर कभी महसूस ही नहीं किया तो कैसे कह सकते हो कि तुम इमोशनलेस हो? एल्डर युआन ने भौहें उठाईं। किसने कहा? डांकिंगशन। हाँ हाँ हाँ, वही कहा था। एल्डर युआन ने हंसते हुए सिर हिलाया। वो पूरे पश्चिम का सबसे बड़ा राइचस कल्टीवेटर है, पर वो हमारी डिमोनिक सोच को नहीं समझ पाएगा। जुओ फान का दिल टूटता नजर आया, जैसे उसका जवाब चू चिंग चिंग को ना ही होगा। पर तभी एल्डर युआन फिर हंस पड़ा। पर जो उसने कहा वो गलत नहीं है, इसीलिए तो वो इतने ऊंचाई पर पहुंचा है। जुओ फान की आंखें चौंक उठी। अभी तो डिस्पेयर में था, अब फिर होप की एक किरण। एल्डर युआन, मजाक मत करिए, मैं सच में पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, मजाक मैं नहीं कर रहा, तुम खुद अपने साथ कर रहे हो। एल्डर युआन मुस्कुराया। जब तुम्हारे दिल में जवाब है तो मुझसे क्यों पूछते हो? स्टीवर्ट जुओ, तुम चाहते हो कि मैं कह दूं कि प्यार करने से तुम्हारी डिमोनिक बात को कोई नुकसान नहीं होगा? जुओ फान थोड़ा झिझका, फिर झुक गया। एल्डर युआन की दृष्टि निष्पक्ष है। मेरा दिल स्वार्थी और धोखेबाज है। अगर ये प्यार मेरी राह को बिगाड़ेगा तो मैं उसे कुचल दोगे? एल्डर युआन ने चुटकी ली। जुओ फान ने थोड़ी देर बाद सिर झुका दिया। एल्डर युआन ने लंबी सांस ली। अगर कोई और नौजवान मुझसे ये पूछता तो मैं सीधा कह देता, प्यार एक अभिशाप है। भावनाएं डिमोनिक पाथ की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं। जो भी इसमें फंसता है उसका अंत केवल दर्द और विनाश में होता है। लेकिन तुम्हारे लिए स्टीवर्ट जुओ, मैं एक ही सलाह दूंगा, खुद को जाने दो, उस भावना को पूरी तरह स्वीकार करो। जुओ फान हक्का बक्का था। क्यों? एल्डर युआन ने कहा। क्योंकि तुम पहले ही उस भावना में उलझ चुके हो। अब उसे तोड़ोगे तो खुद के अंदर ही हार्ड डीमन बन जाएगा और वो तुम्हारा अंत कर देगा। जुओ फान का चेहरा फट गया, जैसे बिजली सी दौड़ गई अंदर। जानते हो क्यों डिमोनिक कल्टीवेटर्स को प्यार से दूर रहने की चेतावनी दी जाती है? एल्डर युआन ने पूछा। जुओ फान ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं। एल्डर युआन मुस्कुराया। मैं भी नहीं जानता, लेकिन वर्षों की साधना के बाद मुझे इतना तो समझ में आया है। हम प्यार को नहीं नकार सकते, लेकिन ये जहर सिर्फ उनके लिए है जो सच में उस जहर को पीने के लायक हों। जो साधारण हैं वो उसमें डूब जाते हैं, लेकिन जो असाधारण हैं वो उस जहर को ही दवा बना देते हैं। जुओ फान की आंखें थम गईं। एल्डर युआन के शब्द दिल के उस कोने में उतर गए जहां उसने खुद कभी झांकने की हिम्मत नहीं की थी। अब उसका उत्तर तैयार था। चू कवशेंग के लिए और खुद के लिए भी। हैं? जुओ फान कुछ देर के लिए हक्का बक्का रह गया। एल्डर युआन ने गहरी, शांत आवाज में फिर कहना शुरू किया। जब दुनिया की उत्पत्ति हुई तभी दो रास्ते बने, राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ। क्योंकि इंसान के दिल में इच्छा होती है, ये दोनों रास्ते उसी इच्छा के अलग अलग तरीके हैं। राइचस पाथ सिखाता है कि इच्छाओं को खत्म कर दो, खुद को ब्रह्मांड के साथ एक कर दो और किसी भी लालच से ऊपर उठ जाओ। वहीं डिमोनिक पाथ कहता है कि इच्छाओं का अनुभव करो, उनकी गहराई में डूबो और फिर उस मोह माया को तोड़कर डाव तक पहुंचो। मतलब ये कि राइचस मतलब सब कुछ त्याग देना और डिमोनिक मतलब सब कुछ अपनाना।
यही कारण है कि ये रास्ते ना तो अच्छे हैं ना ही बुरे, मगर जैसे ही कोई इन पर चलता है वो इच्छाओं में उलझने लगता है और उनके गुलाम बन जाता है। यही असली डीमन है, और जब कोई इस डीमन को हराता है तब वो डाओ तक पहुंचता है। जुओफान की आंखें चौड़ी हो गईं। एल्डर युएन ने समझाया, डेमोनिक पाथ का मतलब ही है पहले डीमन बनना, फिर उस डीमन को हरा कर डाओ को पाना। असल में हम सबका मकसद डाओ प्राप्त करना ही होता है, पर यह रास्ता बड़ा कठिन है, इसलिए ज़्यादातर कल्टीवेटर्स उसी इच्छाओं में फंस जाते हैं और उन्हें डीमन कहा जाने लगता है। लेकिन जो वाकई डिमोनिक पाथ में सफल हुए हैं वो किसी भी हाल में उन 4 स्कीमिंग डीमंस जैसे नहीं होते जो बिना कारण के लूटपाट और हत्या करते हैं, क्योंकि वे लोग पहले ही अपनी इच्छाओं से ऊपर उठ चुके होते हैं और डाओ के बेहद करीब पहुंच जाते हैं। जुओफान ने धीरे से सिर हिलाया। पहले वो समझता था कि डिमोनिक पाथ मतलब सिर्फ स्वार्थ और बर्बादी, पर अब उसे समझ आया कि असल में वो पूर्वग्रह प्रेजुडिस था। इससे कि ये एक था। डीमन बनने के बाद ही जब कोई अपनी इच्छाओं से ऊपर उठता है तभी उसे डाओ की झलक मिलती है। अब उसका रास्ता उसे साफ साफ दिखने लगा। एल्डर युएन ने फिर कहा, जहाँ तक प्यार लव की बात इस तो की बात है तो वो अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा लुभाने वाली इच्छा होती है। बहुत से डिमोनिक कल्टीवेटर्स इसे डिज़ायर से अलग नहीं कर पाते और उसमें डूबते चले जाते हैं, डाव से और दूर हो जाते हैं। इसीलिए डिमोनिक कल्टीवेटर्स प्यार से दूर रहते हैं, क्योंकि उसमें फंसकर वापस लौटना मुश्किल होता है। राइचस कल्टीवेटर्स के लिए ये आसान होता है, क्योंकि उनका रास्ता ही इच्छाओं को त्यागने का होता है। कुछ पल रुककर एल्डर युएन ने गहरी आवाज़ में कहा, पर याद रखना, जो जोखिम नहीं उठाता वो कुछ नहीं पाता। ये दुनिया बेरहम ज़रूर है मगर निष्पक्ष भी है। डीमोनिक पाथ में तकलीफ ज़्यादा है, राहें कठिन हैं, लेकिन जो इस सब को पार करता है उसका स्तर राइचस कल्टीवेटर से कहीं ऊंचा होता है। जुओफा ने समझते हुए कहा, मतलब ये कि प्यार से डरने की ज़रूरत नहीं जब तक मैं उसमें खुद को खो ना दूं। एल्डर युएन हंस पड़ा। हाँ हाँ हाँ, लेकिन अब तो बात ये रह ही नहीं गई, क्योंकि तू पहले ही उसमें फंस चुका है। उसने जुओफान के सीने की ओर इशारा किया। जानते हो डीमोनिक कल्टीवेटर की सबसे बड़ी हार्ट डीमन क्या होती है? जुओफान ने सिर हिलाया। एल्डर युएन ने गहरी आवाज में कहा, पछतावा, रिग्रेट। अगर तू प्यार में पड़ चुका है और उसे पूरा ना किया तो वही प्यार तुझ में रिग्रेट बनकर जड़ें जमा लेगा, और ये रिग्रेट तुझे कभी डाव तक नहीं पहुंचने देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उस तूफान से कैसे बाहर निकलते हो। इसीलिए तो मैंने कहा, प्यार एडवांस्ड प्लेयर्स के लिए होता है, बच्चों के लिए नहीं। लेकिन मुझे भरोसा है कि तू अपवाद है। मुझे उम्मीद है कि अगर कभी प्यार तुझे घेर भी ले तब भी तू अपना रास्ता देख पाएगा। डांकिंग शन की तरह मत बन जाना, जो प्यार में हार गया और फिर बदले की आग में जलने लगा। हालांकि वो भी कमाल का है, आखिर में अपनी राह पर लौट आया। जोफान ने गहरी सांस ली और एल्डर युएन को झुककर सलाम किया। एल्डर युएन, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। अब मैं उसे जवाब दे सकता हूँ और खुद से भी सच्चा रह सकता हूँ। एल्डर युएन मुस्कराया। मैंने तो बस वही कहा जो तुम्हारे दिल में था। ये सच है या नहीं वो तो तुम्हें तय करना है। राइचस पाथ और डिमोनिक पाथ के अलावा भी इस दुनिया में हज़ारों रास्ते हैं। कौन कह सकता है कि सिर्फ तुम्हारा रास्ता ही सही है? इसलिए सिर्फ वही करो जो तुम्हारे दिल को ठीक लगे। एल्डर युएन की आवाज़ अचानक और भारी हो गई। स्टीवर्ट जुओ, तुम्हारे दिल ने पहले ही जवाब दे दिया था, लेकिन तुम पुराने उसूलों से उलझे हुए थे, इसीलिए मुझसे जवाब मांगने आए। पर याद रखना, जितना ज़्यादा तुम दाव के करीब जाओगे उतना ही कम लोग तुम्हें समझ पाएंगे। एक वक्त आएगा जब तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा, तब सिर्फ तुम्हें खुद पर भरोसा करना होगा। मेरे अनुभव तुम्हारे रास्ते पर लागू हों ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जब तुम अपनी राह पर चलोगे
तब सब खुद ही साफ हो जाएगा। जुओ फान कुछ पलों तक एल्डर युएन को देखता रहा, फिर झुक गया। मैं इसे हमेशा याद रखूंगा। और फिर वो एल्डर युएन के पास से चला गया। अब उसकी अगली मंजिल थी मिस्टिकल हेवन सेक्ट। एल्डर युएन दरवाजे से उसे जाते हुए देखता रहा। उसके हल्के और निश्चिंत कदमों को देखकर वो मुस्कराया। बच्चा अब अपनी राह पर चल पड़ा है, पर वो युए तुम बार बार क्यों अपनी राह से भटक जाते हो? टू बी कंटिन्यूड।